नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आजकल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। रिजर्व बैंक ने 5 साल में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। आरबीआई गवर्नर ने कहा अगले वित्त वर्ष में विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद। संसद में बजट सत्र का छठा दिन। लोकसभा में आज बजट पर चर्चा, लेकिन भारतीय निर्वासितों के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से हंगामे के आसार। दिल्ली में कल आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। चुनाव आयोग ने 11 जिलों में बनाए 19 केंद्र। मतगणना के लिए हजारों कर्मचारी तैनात। भारत की ओर से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर तोड़फोड़ की कड़ी निंदा। विदेश मंत्रालय ने कहा बांग्ला गौरव के प्रतीक को नष्ट करना बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए गहरी चोट। आस्था के संगम में महाकुंभ में अब तक करीब 40 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। सांस्कृतिक आयोजन में जाने माने कलाकार दे रहे हैं मनमोहक प्रस्तुति। और शुरुआत करते हैं आरबीआई से जुड़ी बड़ी खबर से, जहां मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी की जो बैठक है उसके बाद आरबीआई गवर्नर ने, जो कि संजय मल्होत्रा हैं, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की। और अच्छी खबर यह है कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई है और ये अब 6.25% पर आ गई है। एमपीसी के सभी सदस्य रेपो रेट की कटौती के पक्ष में रहे। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई की पूरी कोशिश होगी कि देश में वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए नियमन बनाए जाएंगे, इसमें संतुलन रखा जाएगा। साथ ही आरबीआई हमेशा रेगुलेशन बनाने से पहले हितधारकों के साथ विचार विमर्श करता रहेगा। We will continue to strengthen, rationalize and refine the prudential and conduct related framework. I think this is very important in the overall interest of our economy. The economic interest also warrants increasing efficiency in the economy, and this too is our duty. We recognize that just like there are no free lunches, regulation to enhance stability and consumer protection too is not devoid of costs. There are trade-offs between stability and efficiency. We will keep this trade-off in mind while formulating each and every regulation. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर 6.7% रहने की उम्मीद जताई। पहली तिमाही में 6.7%, दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी में 6.5% और चौथी तिमाही में भी 6.5% की विकास दर रहने की उम्मीद जताई गई है। The RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जिसके नतीजों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस आज का ही दिन बाकी है और कल सुबह से ही मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी आर एलिस आज के अनुसार 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनावी दस्तावेजों की जांच हो चुकी है। जांच के दौरान चुनाव आयोग के केंद्रीय प्रेषक, उम्मीदवार और उनके एजेंट और चुनाव अधिकारी मौजूद रहे और किसी भी उम्मीदवार ने कोई शिकायत नहीं की। ईवीएम को आयोग और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में से 19 केंद्र बनाए गए। मतगणना पर्यवेक्षकों, मतगणना सहायकों, माइक्रो प्रेषकों,
डाटा कर्मचारियों और अन्य कर्मियों सहित करीब 12,000 कर्मचारियों को मतगणना के काम में लगाया गया है। मतगणना प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित भी उन्हें किया गया है। बस कुछ घंटे और दिल्ली के जनादेश की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल्स के अनुमानों ने सभी जो दिल हैं और उनके दल हैं उनकी धड़कनों को बढ़ा दिया। अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद भाजपा डबल इंजन सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी जीत का चौका लगाने के लिए आश्वस्त है। उधर कांग्रेस एग्जिट पोल के अनुमानों को नकार रही है और अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हुई और मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के ठीक बाद आए एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अधिकतर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है और ऐसे में अपने मजबूत एजेंडे और जनाधार के दावे के साथ भाजपा दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है, तो परसों का परिणाम आने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपीय का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। ये जो चुनाव का एग्जिट पोल है, ये मुझे लगता है इससे भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हालात बहुत खराब थे। चारों तरफ टूटी हुई गली नाली सड़क, सीवर का बहता पानी, पीने के लिए पानी नहीं था और लोग परेशान थे। वहीं बुधवार को आए एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हुए हैं, जिसे पार्टी सिरे से नकारती नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। एग्जिट पोल के बारे में कुछ बात मत कीजिए। एग्जिट पोल मसाज सेंटर चलाने वाली, स्पा चलाने वाली, सैलून चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं तो उनकी क्या विश्वसनीयता है और क्यों उस पर हम अपना टाइम बर्बाद करें। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित एग्जिट पोल से किनारा करते हुए चुनावी नतीजों का इंतजार करने की बात करते नजर आए। एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंकड़े, ज्यादा कमजोर आंकड़े। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। अब इंतजार है 8 फरवरी का, जिस दिन ये साफ हो जाएगा कि सत्ता के पिच पर आम आदमी पार्टी का चौका लगेगा या 2.5 दशक से ज्यादा के राजनीतिक वनवास को समाप्त कर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर पाएगी या कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में आगजनी और तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में घटना को अफसोसजनक बताते हुए कहा गया कि कब्जे और उत्पीड़न की ताकतों के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध के प्रतीक शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक निवास जो है उसे नष्ट करना दुखद है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्ला अस्मिता और गौरव के प्रतीक को नष्ट करना बांग्लादेश के राष्ट्रीय चेतना पर गहरी चोट है। बर्बरता के इस कृत्य की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। दरअसल 5 फरवरी को बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास को तोड़ने के साथ वहां आग भी लगा दी। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण का विरोध कर रहे थे और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी। वहीं अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने संबोधन में इस घटना को बांग्लादेश की अस्मिता पर हमला बताया। संभल से समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जियाउर रहमान बर्क के विरुद्ध बिजली चोरी के गंभीर मामले में आज सुनवाई होनी है। राज्य के विद्युत विभाग ने सांसद के खिलाफ 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और इस जुर्माने को लेकर ही 3 बार बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया और 2 बार रिमाइंडर भी भेजा।
इसमें खपत किए जाने के साक्ष्य दिए जाने के लिए भी कहा गया। जवाब दाखिल नहीं हुआ तो असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने के बाद जुर्माने की रकम वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल 19 दिसंबर को सांसद जियाउर रहमान बर्क के दीपासराय स्थित आवास पर बिजली विभाग ने बिजली चोरी पकड़ी थी और इस दौरान विभाग को 16 किलोवाट से ज्यादा की खपत मिली, जबकि वहां सांसद बर्क और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के नाम के 2-2 किलोवाट के 2 मीटर लगे थे, जिसमें कई महीनों की खपत जीरो थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने गुरुवार को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लालपुरा ने कहा कि संभल की हिंसा सांप्रदायिक नहीं थी। ये सामुदायिक घटना तो नहीं थी, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जो सर्वे कर रही थी, जो कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद वायलेंस हुई। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, लेकिन किसी अंतिम निर्णय पे पहुंचने से पहले बहुत सारी और बातें भी देखनी होती है, मिलना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। जामा मस्जिद को मैंने देखा है, जहां वजू खाने की बात थी, तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि कहाँ क्या क्या हुआ है, जिससे कुछ आदमी को पता चले अपना किसी फैसले से पहले या किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले। ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अभी कुछ और लोगों को भी मिलना है, जिससे के बाद फिर जो है कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ में आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं और आज दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए भारत की कलात्मक विरासत को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार संस्कृति विभाग ने गंगा पंडाल में 4 दिन तक देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावशाली प्रदर्शनों की सभी तैयारियां पूरी कर ली। उधर भारतीय ज्ञान परंपरा की बैठकी के लिए विद्युत कुंभ का आयोजन भी आज से शुरू होगा। यह आयोजन बरमार त्रिवेणी पुष्प अरैल घाट पर होगा। इस कार्यक्रम में नामचीन अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी शिरकत करेंगे। वहीं विद्युत कुंभ का आयोजन मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी करने वाली हैं। उधर महाकुंभ में कल से शुरू हुए जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 के दूसरे दिन अलग अलग राज्यों से आए आदिवासी भव्य शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। शोभा यात्रा के बाद जनजातीय समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा और नृत्य के साथ पवित्र स्नान करेंगे। समागम में देश भर से आए विभिन्न जनजातियों की नृत्य टोलियां सम्मिलित हो रही हैं, जो अपनी परंपरागत नृत्य संगीत का प्रदर्शन भी करेंगी। महाकुंभ में आम से लेकर खास लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ का आज 26वां दिन है। आज महाकुंभ में मिजोरम के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश पवित्र स्नान करेंगे और उसके बाद वो महाकुंभ में चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान महाकुंभ में अरैल घाट पर आयोजित गंगा आरती में शामिल हुए और उन्होंने अनेकता में एकता का संदेश दिया। आरिफ मोहम्मद खान ने इस मौके पर कहा कि भारत की सार्वभौमिक और समावेशी संस्कृति का नाम ही संगम है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में विविधता के लिए सम्मान भी है, स्वीकार्यता भी है और यही भारतीय संस्कृति है और ये इसी का पर्व है। भारत की जो सार्वभौमिक समावेशी संस्कृति संगम नाम है। अब दो एक तरह की चीजें हों उनका संगम नहीं होता है। जो थोड़ी सी जिसमें विभिन्नता होती है वो जब मिलते हैं उसको संगम कहा जाता है। तो भारत की संस्कृति तो सार्वभौमिक है, ये इसमें सम्मान है, स्वीकार्यता है विविधता के लिए, लेकिन ये मानती है कि ये विविधता केवल सामने से नजर आने वाली है, हर कोई आपका अपना विस्तार। ये भारतीय संस्कृति का मूल है।
और ये कुंभ जो है का पर्व, ये उस संस्कृति का प्रतीक है। संविधान किसी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान के अनुसार किसी देश की सरकार और लोगों के अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण होता है। महाकुंभ में संविधान निर्माण की संपूर्ण जानकारी देने वाला एक पवेलियन बनाया गया। यहाँ संविधान के सभी अनुच्छेदों की डिजिटल तरीके से जानकारी दी गई। महाकुंभ आने के लिए लोग यहाँ इस पवेलियन को आकर्षण का केंद्र मान रहे हैं। यहाँ छात्र, वकील और श्रद्धालु सभी आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की एक खास रिपोर्ट। हमारा देश, हमारा अभिमान, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। महाकुंभ क्षेत्र में संविधान से संबंधित ये गैलरी, ये पांडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में युवा, तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र, वकील, जजेस और अन्य संख्या में आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अगर संविधान की बात करें तो हमारा संविधान लोकतंत्र का वैश्विक संगम भी है, क्योंकि हमारे संविधान में अनेक देशों के संविधान के मूल तत्वों को शामिल किया गया है, जो कि डेमोक्रेसी को या फिर हमारे लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। खुद हमारा संविधान वैश्विक लोकतंत्र का वैश्विक संगम है। तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल तरीके से पूरे के पूरे संविधान की प्रक्रिया को बताया गया है और यहाँ पर बेहद खूबसूरत तरीके से संविधान के मूल तत्वों को ऑडियो विजुअल तरीके से व्याख्यायित किया गया है। अनेक ऐसे तथ्य यहाँ पर हैं जो लोग ऑडियो विजुअल तरीके से सुन सकते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और संरक्षण। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों को ऑडियो विजुअल तरीके से व्याख्यायित किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से लोग इसको सुन और समझ सकते हैं। बहुत सारे अनछुए तथ्य और सत्य यहाँ पर आकर दिखते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित तरीके से इस पूरे संविधान को बनाया था और उसकी पांडुलिपि अभी भी संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। यहाँ सबसे विशिष्ट बात यह है कि ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव से संविधान सभा के दौरान संविधान सभा के सदस्यों के जो मूल भाषण हैं उनकी मूल आवाज में यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे will rejoice, relighting her lamp of inspiration, so that once again in history she takes her rightful place. ये दुर्लभ आवाज है और ये दुर्लभ तस्वीरें हैं कि किस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी भावनाओं के उद्गार रखे संविधान सभा में। पूरे पांडाल की प्रदर्शिका है हमारे साथ। कैसा लोगों का उत्साह है, कैसे लोगों के फीडबैक है, कैसे लोग यहाँ पर आकर संविधान निर्माण प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। स्पेशल यूथ और साथ ही साथ सीनियर सिटीज़न भी, वो इतने ज़्यादा इसके प्रति आकर्षक है कि उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि इस पूरे माघ मेले में सबसे अच्छी उनको कोई प्रदर्शनी या गैलरी लगी है तो यही संविधान सभा। यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है संविधान की मूल प्रति की वो झांकी, जिसपे सिंधु घाटी की सभ्यता की बैल की मोहर है। संविधान के भाग 1 में वैदिक गुरुकुल की स्थापना जो की जाती थी वो हमारे संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित हैं उन पर व्याख्यायित किए गए हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर राम के वनवास का चित्र स्थापित किया गया है। भाग 4 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उसको व्याख्यायित किया गया और ये सारे चित्रण जो है मूल संविधान की प्रति पर रखे हुए हैं। भगवान बुद्ध का चित्र, भगवान महावीर का चित्र, साथ ही साथ सम्राट अशोक का धर्म का प्रचार और साथ ही साथ हमारे जो सनातन शाश्वत मूल्य हैं वो किस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर अंकित किए थे उसका भी साक्षात्कार यहाँ आकर लोग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल भावना कही जाती है, तो ये समानता जो शाश्वत मूल्य हैं हमारे, ममता, समानता, करुणा, यहाँ आकर कोई आत्मसात कर सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। सनातन परंपरा और आस्था के महापर्व में भाग लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। इसी क्रम में पाकिस्तान में रहने वाले 68 हिंदुओं का समूह महाकुंभ में सम्मिलित होने संगम तट पर पहुंचा। ये सभी श्रद्धालु पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। महाकुंभ की आध्यात्मिक भव्यता से प्रभावित होकर प्रयागराज पहुंचे। श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यूपी सूचना विभाग के अनुसार भक्तों ने गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम पर अनुष्ठान किया। अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना भी। महाकुंभ में आने से पहले हिंदू समूह ने हरिद्वार में अपने 480 पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित की।
अनुष्ठान किया। हिंदू जत्थे में शामिल लोगों ने कहा कि लगातार महाकुंभ की महिमा के बारे में सुनने के बाद वो खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। प्रयागराज पहुंचे पाकिस्तानी हिंदू सिंध के 6 जिलों घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, शिकारपुर, कारकोट और जटाबल से आए हैं, जिनमें लगभग 50 लोग पहली बार भारत आए। जत्थे में शामिल लोगों ने कहा कि भारत आकर उन्हें सनातन धर्म और विरासत पर गर्व हुआ। प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहाँ आस्थान पे स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ ऋषि मुनि और हमारे संत महात्मा माँ मंडलेश्वर आए हैं, उनका भी आज हम दर्शन करेंगे। यहाँ आके बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहाँ हम सोचते थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग अपने उस जगह पे, उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है। हमारा पूरा डेलीगेशन है 68 पर्सन्स का, और हमारी भावना यही थी कि हम कुंभ का मेला अटेंड करें, और बचपन से भी था और अभी भी रील्स में और जैसे सोशल मीडिया ने काफ़ी अच्छा प्रभाव डाला था कि कुंभ का मेला बहुत उत्तम है भी, और इस दफ़ा काफ़ी सालों के बाद आ रहा है, तो हमें अंदर में वो बहुत इच्छा थी कि हम ज़रूर अटेंड करें। कुंभ में यही देख रहे हैं, सब अपनापन लग रहा है, अपने ही लोग हैं, अपनी धार्मिक है, अपनी पाठ पूजा है, सारे अच्छा लग रहा है। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम जो है 144 साल में होने में पहली बार जो महाकुंभ होता है तो उसमें आए हैं। मैं भी कुंभ के मेले में पहली बार आया हूँ, उसके अलावा मैं 3 बार इंडिया आ चुका हूँ, ये मेरा 4th टाइम है। तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है, और हम अपने धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जो है जानकारी मिलने वाली है। हमारी सोच से भी ज़्यादा ही मज़ा आया है। हमने जैसे ही हम मीडिया में देख रहे हैं कि वहाँ बड़ी रश होगी, वहाँ कोई आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हमें सुकून आ रहा है। हम रात को जैसे ही पहुँचे, यहाँ के भजन वगैरह सुन के सारी रात ज़हनी सुकून हमें आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम अपनों में आए हैं। और अब बात करते हैं बजट से जुड़ी हुई, जहां इनोवेशन, स्टार्टअप और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इस बार के बजट में जो प्रस्ताव दिए गए वो बूस्टर डोज साबित होंगे आने वाले सालों में, क्योंकि प्रगतिशील भारत की नींव को मजबूत करने में ये जो तमाम सेक्टर्स हैं उनका अहम योगदान रहेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है। इसी कथन को परिभाषित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें समरसता को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है। इनोवेशन, स्पेस सेक्टर और स्टार्टअप के लिए इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जो सबका विकास लक्ष्य को तीव्र गति से पाने में मदद करेंगे। शोध और नवाचार को अब सरकारी संस्थानों और एजेंसियों के अलावा इस क्षेत्र में काम करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने इसके साथ ही पीएम रिसर्च इंटर्नशिप शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें आईआईटी सहित दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में 10,000 इंटर्नशिप दी जाएंगी। सरकार के इस करोड़ों के बूस्टर डोज से सर्च और इनोवेशन से भविष्य मजबूत होगा। स्पेस सेक्टर को नई उड़ान देने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बजट में 372 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। नवीनतम बजट में अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय के लिए 6,103 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस कदम से उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष मिशन सहित विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत वर्ष 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर लाना है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन जारी रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप के लिए कंपनी बनने की अंतिम तिथि 5 साल बढ़ाकर 1 अप्रैल 2030 तक करने का फैसला किया है। इस पर उद्योग जगत ने खुशी जताई है। बढ़े हुए कर लाभ से स्टार्टअप वेंचर कैपिटल के लिए आकर्षक निवेश केंद्र बनेंगे, क्योंकि शुरुआती स्तर पर ज्यादा मुनाफे की संभावना रहेगी। हर क्षेत्र के स्टार्टअप ने इस बजट घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि इस कदम से वित्तीय राहत मिलेगी और उद्यमशीलता में तेजी आएगी। बजट 2025 मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ हर सेक्टर को नई गति देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में ताजा बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे प्राकृतिक
सुंदरता में चार चांद लग गए। बर्फबारी में पर्यटक बर्फ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, स्नो एक्टिविटीज का भी आनंद ले रहे हैं और सर्दियों के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं इस बर्फबारी ने देश भर से आए पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर दिया। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।